गुड इवनिंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। आ जाओ बेटा फिर जल्दी से पढ़ाई करने। 2 मिनट का समय है आपके पास। 2 मिनट के समय में जल्दी से भाग के आओ और फिर हम क्लास स्टार्ट करें आज की। और आज हम थोड़े से आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चंस क्या, थोड़ा सा जो बचा हुआ है आपका ब्लड वाला पार्ट, ब्लड ग्रुप का, वो खत्म करवाएं आज। अनिल कुमार कह रहे हैं कि मैम मैं ऑनलाइन हूँ। आप बिल्कुल ऑनलाइन है। प्रवीण जागड़ा कह रहे हैं मैम हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। दिनेश सामल कह रहे हैं नमस्ते मैडम जी, तो नमस्ते। यासीन खान हमेशा 3-4 फूल बना के भेजते हैं हमारे लिए, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा और कोई रजनीकांत, अरे यार रजनीकांत भी हमारे बैच में। प्रियंका गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, आज से मैंने बेटा बोलना बंद कर दिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप बेटा बेटा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, तो ठीक है, क्या बोलूं बताओ। हाँ, अमरदीप गुड इवनिंग। अनिल भारती नमस्ते। चलो फिर करते हैं अब लेके जय मां सरस्वती। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर बेटा निकल गया मुंह में मुझसे। प्रशांत जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम भी हैं मैम। संतोष आपका नाम ले तो लिया। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको पता होगा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप बोले तो रुधिर समूह है। आज खत्म हो जाएगा, ये आज फिनिश हो जाएगा। दीपक गुड इवनिंग। गोविंद मैम ज्यादा पढ़ने से सर में दर्द क्यों होने लग जाता है? 3-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा, चिंता नहीं करो तुम, है ना बेटा। होता है, पढ़ने का भी एक पोस्चर होता है। ऐसा हो सकता है कि आप या तो ऐसे झुककर पढ़ रहे होंगे पूरे, कुछ बच्चे होते हैं रिजाई में घुस के अंदर लेट के पढ़ते हैं। इन सब से यही होगा बेटा। मैम आज मेरी पहली लाइव क्लास है, इससे पहले मैं रिकॉर्डेड देखता था। बहुत बढ़िया, मुबारक हो तुम्हें कि आज तुम लाइव आ गए हमसे पढ़ने के लिए। चलो अब बिना बात करें क्लास स्टार्ट करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। क्यों फालतू की बात करके टाइम खराब करना, वैसे भी अपने पास बहुत कम टाइम है। नोटिफिकेशन नहीं आया, हकीम सिंह कह रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सामने नोटिफिकेशन गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नोटिफिकेशन नहीं गया है। ओके सर एंड मैडम, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से नो बेटा, आज से सिर्फ सर एंड मैडम। आप सर एंड मैडम है, आइए जरा। चलिए, तो सर एंड मैडम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड ग्रुप। अब जरा बताइए सर एंड मैडम ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो मैंने आपको कल बताया था कि ब्लड ग्रुप टोटल, अगर आपसे पूछे कि ABO हमारा खून कौन से सिस्टम में आता है, ABO सिस्टम में आता है। तो अगर ऐसे पूछे 4 ऑप्शन हैं तो वो कॉमन वाले पूछना चाह रहा है, तो ABO। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछे तो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था क्या बताया था मैम? केमिस्ट्री की क्लास पूरा डाल दिया। हाँ देखिए, पूरी नहीं है, 7 या 8 पता नहीं, 9 या 9-10 क्लास होंगी, वो देखिए आप पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले आप जाकर वो देखिए और उसके बाद मैं कह रहे मैम आप बेटा ही बोलिए, तुम लोग मजे ले रहे हो ना। चलो, तो उसके बाद क्लास के लास्ट में बात करेंगे। थोड़े बच्चे और जुड़ जाए, फिर बताऊंगी केमिस्ट्री की टॉपिक पे, केमिस्ट्री वाली बात पे तब आएंगे। ठीक है, चलो अब पहले यहाँ पढ़ो। तो ABO सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब मैंने आपको कल बताया था कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं। तो ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड पार्टिकल डिसाइड करते हैं? एंटीजन। और मैंने कहा था कि RBC के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। बताई थी ना कल ये बात। फिर मैंने कहा था कि जिस टाइप का एंटीजन है, कुंदन कल लग जाएगी बेटा क्लास, होगी, शेड्यूल देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि जिस टाइप का एंटीजन है उसके अगेंस्ट हमेशा क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी होना चाहिए। अगर किसी में A टाइप का एंटीजन है तो B टाइप का एंटीबॉडी होना चाहिए। किसी में B टाइप का एंटीजन है तो A टाइप का एंटीबॉडी होना चाहिए। ये सब मैं आपको बता चुकी थी। फिर मैंने बताया कि ये ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? तो मैंने कहा था D एंटीजन करता है। एंड D एंटीजन कहां होता है? वो भी RBC के सरफेस एरिया पर होता है। और सबसे पहले इस D एंटीजन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मैम आपने कल बताया था लैंड स्टीनर, और स्टीनर के साथ साथ एक साइंटिस्ट और जुड़े थे, कौन से? वीनर। एंड कब? इन 1940 में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर D एंटीजन की खोज की थी। और फिर बताया था कि D एंटीजन अगर किसी इंसान में है तो वो इंसान का ब्लड ग्रुप किस में जाएगा? पॉजिटिव में। और अगर किसी में D एंटीजन नहीं है बेटा,
ओ सॉरी, अगर नहीं है सर एंड मैडम तो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में जाएगा। फिर मैंने आपको 4 इक्वेशन बना के समझाया कल। क्या समझाया था सर एंड मैडम? मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव वाला इंसान है वो खून डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव को ही करता है, लेकिन पॉजिटिव वाला जब खून एक्सेप्ट करता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो नेगेटिव वाला होता है वो खून डोनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को करता है, लेकिन नेगेटिव वाला जब खून लेगा तो सिर्फ नेगेटिव से लेगा। उसके बाद इन चारों इक्वेशन से 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक तो ए बी का बताया था, एक ओ का बताया था। एंड उसके बाद मैम ने बताया क्या कि ए बी में जो ए बी पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, सर्वग्राही, इसको बोलेंगे सर्वग्राही। भाई ए बी तो है, लेकिन ए बी में कौन है सर्वग्राही? तो आप क्या बताएंगे? ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसीवर। दूसरा, ओ में कौन है? तो ओ में होता है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता। ओ तो होता है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ओ में कौन सा? तो ओ में कौन सा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो मेरी नेक्स्ट बात। फिर मैंने बताया कि इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उस इंसान को पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, लेकिन उसकी जान बचानी है डॉक्टर को, और डॉक्टर को उसे खून चढ़ाना है, तो डॉक्टर कौन सा चढ़ाएगा? ओ नेगेटिव। क्यों चढ़ाएगा? क्योंकि ओ नेगेटिव में क्या नहीं होता? तो आप बताएंगे। अमरदीप कह रहे मैम आप बेटा ही बोलिए वरना हम ये क्लास बंद करके सो जाएंगे। अब एक बच्चा कह रहा है अरे मैं केमिस्ट्री की क्लास में बात करूंगी, थोड़ा इंतजार कर लो, पहले पढ़ लो, लास्ट में क्लास के लास्ट में बताऊंगी कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री, और मैं अभी क्या क्या और पढ़ाने वाली हूं उसमें, थोड़ा सा तो रुक जाओ यार, अभी मैं पढ़ा लूं फिर बात करेंगे। पहले जो पढ़ाया जाता है ना, टीचर को डिस्टर्ब मत क्या करें, उन्हें पढ़ाने दें। जब मैं 10 मिनट दूंगी ना लास्ट में ये चैप्टर फिनिश होने के बाद, तब आप मेरे से बोलना जो भी आपके डाउट है ना सब, ठीक है। अभी पढ़ने पर ध्यान दो। तो ओ नेगेटिव इमरजेंसी कंडीशन में क्यों चढ़ाया जाता है, कोई आपसे पूछ ले तो आप कहना ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और ओ नेगेटिव में तो ना डी एंटीजन है, ना ए है, ना बी है, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब मैं आज आपको क्या बताने वाली हूं वो सुनो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताने वाली हूं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। आज मैं सिखाऊंगी आपको कुछ नई नई चीजें, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, और हिंदी में लिखेंगे रुधिर समूहों की वंशानुगति। रुधिर समूह है मतलब खून, खून समूह है। रुधिर समूह है की वंशानुगति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, बहुत बार अगर आप एनडीए वगैरह सीडीएस वगैरह कोई का एग्जाम दे रहे हैं, या आजकल तो ना एनटीपीसी दिल्ली पुलिस सब में आने लग गया ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें क्या आता है? तो उसमें क्या होता है? अब सुनो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने देखे होंगे, मुझे बताना ऐसे क्वेश्चन देखे हैं क्या आपने, कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का बी है, तो होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है या कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस कभी फेस किए आपने? और अगर नहीं किए तो मानना आप तैयारी ढंग से नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल हर एग्जाम में आते हैं कि अगर बच्चे का ए और ओ हुआ तो मम्मी का कौन सा, पापा का कौन सा हो सकता है। उल्टा भी पूछ लेते हैं बेटा, है ना, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे मैं निकालना आपको सिखाती हूं, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। इनहेरिटेंस का मतलब है कि कैसे ब्लड ग्रुप आगे जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे कैसे जाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैसे ब्लड ग्रुप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, या मम्मी पापा से कैसे ब्लड ग्रुप बच्चे में आते हैं। ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। मान लो किसी के पापा का ब्लड ग्रुप ए है और किसी के मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है। अब पापा का बी मान लो, मम्मी का ए मान लो, मम्मी का बी मान लो, पापा का बी मान लो, कैसे है ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक का ए ब्लड ग्रुप है, एक का बी है, तो उनके जो बेबीज हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब सुनो, देखो क्या, अब सुनो क्या, कैसे निकालना है आपको। ये ए और बी है, इसके आगे आपको ओ लगा देना है, यहां पर भी ओ, यहां पर भी ओ, सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए, सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए ओ लगा देना है।
अब ओ क्यों लगाते हैं? आपको याद है मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था क्रोमोसोम, याद होगा आपको क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में। और मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? डीएनए प्लस जीन के ही आगे चलकर आपके क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं। और यही जीन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि यही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक करैक्टर लेकर जाते हैं। ये पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है? तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, यही चीज बताना चाह रही हूं कि ए और बी, पापा में से एक का ए हुआ एक का बी हो तो बच्चे का कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमने बीच में इनके साथ में ओ लगा दिया, ओ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं और यही जीन क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। आशुतोष बेटा होगा वो, ठीक है? यही जीन पेयर्स में होते हैं, इसलिए हमने यहां पर रिजल्ट निकालने के लिए ओ लगा दिया। बाकी इतना कुछ राम गाथा छोड़ो, बस आपको तो करना है, आपको तो क्वेश्चन होना चाहिए, आपसे कोई मतलब नहीं है इससे, आपसे तो क्वेश्चन बन जाए। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले ए को पकड़ना है, बी के साथ क्रॉस करवाना है, तो ए बी आ जाएगा। फिर इस ए को पकड़ो, ओ के साथ क्रॉस करवाओ, ए ओ आ जाएगा। पहले एक को पकड़ के दोनों के साथ बारी बारी में, फिर दूसरे को पकड़ के इनके साथ ओ बी आ गया, और यहां से ओ और ओ आ गया। ऐसे ऐसे क्रॉस हो गए। किसी को क्रॉस नहीं करवाना आता ना, मैं एक बार फिर समझा रही हूं। पहले एक को पकड़ के इस एक के साथ, फिर उसी एक का दूसरे के साथ, फिर इस दूसरे का इसके साथ, फिर दूसरे का इसके साथ। ये आ गया आपके पास। अब आपको रिजल्ट में क्या करना होता है? रिजल्ट में जहां पर सिंगल ओ होता है उसको अवॉइड कर देना है, उसको कट कर देना है। सिंगल ओ को हमेशा कट कर देना है। अब देखो आपके पास क्या बचा। अब यहां पर ए बी बचा, यहां पर ए बचा, यहां पर बी बचा, यहां पर डबल ओ का मतलब ओ होता है एंड सिंगल ओ को काउंट नहीं किया जाता है। एक ओ है उसको कट कर दो, उसे अवॉइड कर दो, डबल ओ का मतलब ओ है। अब ये बताओ कि अगर किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए और बी हुआ तो देखो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं। तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी ए, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन इन चारों के होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? 25% ईच, 25% ईच। 25% में ए भी होने का चांस हो सकता है किसी बच्चे का, या किसी बच्चे का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ये वो कंडीशन है बेटा जिसमें अगर पेरेंट्स का ए और बी हुआ ब्लड ग्रुप तो सारे बच्चों का कौन सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखो कैसे एग्जाम में आएगा कि वो कौन से दो क्रॉस करवाएं जिनसे सारे ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? किस किस का क्रॉस? ए का हमेशा बी से होना चाहिए। तब अब दूसरा आओ, दूसरा एग्जाम्पल निकाल के दिखाओ मुझे, जल्दी से पेन कॉपी निकालो। मुझे बताओ कि अगर ए बी को मैंने ए के साथ क्रॉस करवाया तो रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक और मैं बता देती हूं, फिर तीसरा एग्जाम्पल आप बताना। ए बी का क्रॉस ए से करवाया, सबसे पहले ए बी तो डबल है, इसके आगे ओ लगेगा नहीं, डबल के आगे ओ नहीं लगाना है। सिंगल डिजिट क्या है? ए के आगे क्या लग जाएगा? ओ लग जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिंपल सी एक लैंग्वेज है। आपको इस ए को ए के साथ क्रॉस करवाओगे तो डबल ए आ जाएगा, इस ए का ओ के साथ कराओगे तो ए ओ आ जाएगा, बी का ए के साथ तो बी ए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ए बी लिख दो, ए को पहले ले आओ, ए बी आ गया, एंड बी का ओ के साथ बी ओ। सिंगल ओ कट गया, बी बच गया, ए बी का मतलब ए बी, यहां से क्या बचा? ए, यहां से क्या बचा? ए। इसका मतलब अगर किसी के पेरेंट्स का एक का ए बी हुआ, एक का ए हुआ, तो उनके बेबीज का 50% में चांस होगा ए ब्लड ग्रुप होने का, 25% में चांस होगा ए बी के होने का, और 25% में ही चांस होगा बी होने का। लेकिन कौन सा नहीं आ सकता? मान लो मैंने क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया कि वो कौन से दो क्रॉस करवाएं जिसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। यहां पर ओ दिख रहा है? नहीं। अगर किसी के पेरेंट्स में से एक ए बी है, एक ए है, और उनके बेबी में किसी का ओ ब्लड ग्रुप आया है, तो आप मानना कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस बच्चे का ओ आ जाए, ठीक है? अगर ओ आया है तो पेरेंट्स में ही गड़बड़ है ना? कोई दिल पे ना ले मेरी बात को। तीसरा देखो बेटा, तीसरा यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूं।
कौन सा एग्जाम्पल दूं, किसका किससे करवाऊं? चलो आप बताओगे मुझे ना, इस बार आप निकाल के देना मुझे क्रॉस करके दो ओ का बी के साथ, कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। जल्दी आंसर करो, मैं पानी पीती हूं उतने में। मुझे ये बताओ कि ओ और बी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी के पेरेंट्स का एक का ओ है एक का बी है, तो वहां पर कौन कौन से हो सकते हैं ये बताओ, उनके बच्चों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, जल्दी बताओ। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि किसी के माता पिता का ये ब्लड ग्रुप हुआ तो कौन कौन से बेबी में आ सकते हैं, बच्चों में कौन कौन सा होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, प्लीज आंसर दो जल्दी से। सबसे पहले कौन आंसर देगा? अनिल भारती का आंसर आया सबसे पहले। ओके, ओ एंड बी 50-70। चलो अब हम निकाल के आप अपना क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना। डबल ओ कर दो, ओ को बी के साथ करोगे ओ बी, ओ को ओ के साथ करोगे ओ का बी के साथ करोगे ओ बी, ओ का ओ के साथ करोगे डबल ओ। तो ये बताओ डबल ओ का मतलब ओ, क्या बचा बी, क्या बचा ओ, क्या बचा बी। तो 50% में ओ होने के चांस है, 50% में बी होने के चांस है, बस। अब कौन सा नहीं आ सकता, कौन सा नहीं आ सकता? और भी तो उनके बच्चे का हो सकता है, लेकिन किसी के बच्चे का उसमें से ना तो किसी का ए मिलेगा ना किसी का ए बी मिलेगा। ये ऐसे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होते हैं। एग्जाम में दे लोगे, यूपीएससी में बहुत आते हैं, लेकिन ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, एक ऑप्शन में 4 ऑप्शन घुसाए रखते हैं। इसलिए एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा 75% में ओ कैसे हुआ? नमिता 75 में कैसे हुआ बेटा? ये देखो यहां का बी आ गया और यहां का ओ आ गया, डबल ओ का मतलब ओ, ये ओ कट गया, सही तो किया है मैंने, ठीक है। चलो तो ऐसे निकालने हैं आपको ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी एग्जाम में आ जाए। ऐसे करना है बस सीधा आपको कि कुछ नहीं है, जो सिंगल डिजिट दिया उसके आगे ओ कर देना है, क्रॉस करवा देना है, करवा के डबल ओ की मतलब ओ होता है और सिंगल ओ का मतलब काट देना है, ठीक है। चलो ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होते हैं, आगे से आगे ऐसे ट्रांसफर होते हैं। अब जरा चलो समझ गए होंगे, रेणु कह रही मैम समझ गए, सौम्य निगम कह रहे हैं केमिस्ट्री में रिकॉर्डेड क्लास। आगे बोलो क्या बोलना चाहते हो सौम्य निगम तुम। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। ये एक बीमारी का नाम है बेटा, डरना नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, हिंदी में सेम नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटेलिस, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाएगा फीटेलिस। इस बीमारी में क्या होता है ना? दीपक कुमार कह रहे हैं लाइव क्लास चल रही है, लाइव ही चल रही है हमारी नजर में तो। चलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस क्या होता है ये सुनो, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, याद करो हमने एरिथ्रोसाइट किसको बोला था? आरबीसी को बोला था। ऐसे ही बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है इस बीमारी के अंदर, ये बीमारी किससे रिलेटेड होगी? आरबीसी से रिलेटेड होगी। इतनी बात तो समझ में आ जाएगी। एरिथ्रो आरबीसी, और यहां पर जो ब्लास्टिस है ना इसका, या ब्लास्टोसिस है ना, इसका मतलब होता है बेटा नो फॉर्मेशन, निर्माण नहीं होना, आरबीसी का निर्माण नहीं होना, या वो आरबीसी हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ऐसा सा कुछ मीनिंग निकालना है आपको, या वो आरबीसी हैं वो मतलब खराब हो जाती हैं, कुछ काम वाम नहीं करती हैं, ऐसी। तो एक बार एग्जाम में मुझे अच्छे से याद है, मुझे एग्जाम नहीं पता किस एग्जाम में, ये पूछा था कि एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस बीमारी में कौन सी ब्लड सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो वहां पर आपको आरबीसी आंसर सही करना था। फिटिलिस का मतलब होता है फीटस, जैसे फीटस होता है ना वैसे, है ना। तो इसके अंदर ये, इसका मतलब है वो बच्चा जो भी माँ के पेट में है। फिटिलिस का मतलब है वो बच्चा जो माँ के पेट में है। वो बच्चा जो माँ के पेट में है, उस बच्चे की आरबीसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और उसी बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहा जाता है। उसी बीमारी को
अरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है इस बीमारी में, ध्यान से सुनना एक बार के लिए मेरी बात को। इस बीमारी के अंदर होता क्या है, ऐसा कहा जाता है जब किसी RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी, लड़की मतलब फीमेल की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाती है तो उनका होने वाला जो फर्स्ट बेबी है, जो पहला बच्चा है, वो तो सरवाइव करता है, वो जिंदा रहता है, ठीक है, वो तो क्या रहता है, वो जिंदा रहता है। लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी होंगे ना, उन सब की डेथ हो जाती है और इसी बीमारी को नाम दिया जाता है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस बीमारी को नाम दिया जाता है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। जब किसी RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। पॉइंट नंबर 1, तब ये प्रॉब्लम आती है। अब सुनो, ठीक है, सोनू निगम कह रहे हैं केमिस्ट्री में रिकॉर्ड क्लास चला गया, लाइव क्यों नहीं हुआ। तो सोनू निगम तुम कल क्या बेहोश थे क्या जब मैंने कुछ बातें तुम्हें बताई थी? तब उसमें लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी। क्लास सुनते नहीं हो, पूरी बातें सुनते नहीं हो, बाद में कमियां निकालने आ जाते हैं। सुनो, अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है। ये बीमारी कब पैदा होती है? जब लड़की नेगेटिव है, लड़का पॉजिटिव है। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए बेटा। सेम ब्लड ग्रुप का मतलब है लड़के का भी वही ब्लड ग्रुप हो जो लड़की का हो। अगर ए लड़की है तो लड़का भी ए होना चाहिए। लड़का अगर बी है, लड़की बी है तो लड़का भी बी होना चाहिए। लड़का भी ए बी है तो ये भी ए बी होना चाहिए। ये ओ है तो ये भी ओ होना चाहिए। तो सेम ब्लड ग्रुप में जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाती है तो उनका होने वाला पहला बेबी तो हेल्दी होगा, जिंदा रहेगा, मतलब वो लाइफ सरवाइव कर जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, जन्म के बाद मर जाते हैं या फिर वो प्री मैच्योर बेबी हो जाता है या उसमें खून नहीं बन पाता, ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, या आफ्टर डेथ भी मर सकता है वो। अब इस बीमारी में ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैंने कल आपको मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? मैंने कहा था कि RH पॉजिटिव कहीं लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? कौन सा एंटीजन? डी एंटीजन। किसी इंसान के शरीर में डी एंटीजन है तो वो पॉजिटिव है। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? यस। फिर दूसरी बात, मैंने कहा था किसी इंसान के बॉडी में डी एंटीजन नहीं है ही नहीं, तो वो क्या है? नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि लड़की का शरीर ये रहा, इस बच्चे की माँ क्या है? नेगेटिव। तो क्या लड़की के शरीर में डी एंटीजन है या नहीं? अरे यार, क्या लड़की के शरीर में डी एंटीजन है या नहीं? नहीं मैम, क्योंकि लड़की क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इस लड़की के इम्यून सिस्टम ने कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा। ठीक है, इस लड़की के इम्यून सिस्टम में कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि लड़की क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव वालों में डी एंटीजन नहीं होता। अब सुनो, RH पॉजिटिव, पापा क्या है? RH पॉजिटिव। और पापा जब पॉजिटिव हैं बेटा, मतलब पापा के बॉडी में तो क्या है? डी एंटीजन है, तभी तो पापा क्या बने, तभी तो ये लड़का क्या बना? डी एंटीजन बना। डी एंटीजन वाला है तभी तो इसमें क्या हुआ कि उस लड़का पॉजिटिव हुआ। अब यहां पर मान लो कि पहला बेबी है वो बेटा हुआ पॉजिटिव, पहला बेबी पॉजिटिव। और ऐसा कहा जाता है कि जब फादर पॉजिटिव होते हैं तो 99.99% चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव हो। जरूरी नहीं है कि वो, कंपल्सरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन 99.99% चांस होते हैं कि पापा वाले जीन से बच्चा भी पॉजिटिव निकल जाता है। अब अपन ने मान लिया कि यहां पर बच्चा पॉजिटिव हुआ। जब पॉजिटिव हुआ ये बच्चा, तो ये बच्चा माँ के पेट में है। माँ के पेट में है तो माँ का खून और बच्चे का खून ना आपस में एक्सचेंज होता रहता है। कैसे? सुनो, माँ और बेटे के बीच में, माँ या बच्चे के बीच में एक गर्भनाल, जानते ना गर्भनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा मेम्ब्रेन होती है माँ और बच्चे के बीच में। तो इस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू जो माँ का खून है
और जो बच्चे में खून बना है, मान लो यहाँ बच्चा है, तो इनका खून आपस में एक्सचेंज हो सकता है, मतलब एक दूसरे में मिल सकता है। तो होता क्या है कि जब ये बच्चा पॉजिटिव हुआ तो ये बताओ कि बच्चे में कौन सी एंटीजन आ गई? डी एंटीजन आ गई। लेकिन ये बच्चा भी कहाँ है? फीटस में। फीटस का मतलब क्या है? माँ के वोम्ब में, गर्भाशय में है अभी, और इस बच्चे के खून में आ गया डी एंटीजन। अब बेटा लड़की के शरीर में, मां के शरीर में डी एंटीजन है नहीं, बच्चे के शरीर में डी एंटीजन आ गया, दोनों का खून मिलेगा। जब दोनों का खून मिलेगा तो ये डी एंटीजन किसके पास जाएगा? लड़की के शरीर में जाएगा, लड़की के खून में जाएगा। और जैसे ही डी एंटीजन जाएगा तो इस लड़की का, इस मां का इम्यून सिस्टम इस डी एंटीजन को पहचानेगा। इस मां का इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो इस डी एंटीजन को पहचानेगा कि अरे ये कौन सा बवाला आ गया, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं ऐसा डी एंटीजन, ऐसा कुछ एंटीजन होता है क्या? तो इसे, ये जो डी एंटीजन है वो एज ए फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा मां के इम्यून सिस्टम के लिए। और मैंने कहा था जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ क्या बनती है हमारे बॉडी में? एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरक्षी बनती हैं उसको मारने के लिए। तो पहली बारी में अगर बच्चा पॉजिटिव हुआ तो पहली बारी में जब बच्चे का डी एंटीजन मां के खून में जाता है तो मां का खून का जो इम्यून सिस्टम है वो उस डी एंटीजन को पहचानता है कि अरे ऐसा भी कोई एंटीजन होता है और ये बाहर से आया, हमने तो पहली बार देखा। लेकिन पहली बारी में सिर्फ पहचानता है और पहचान के छोड़ देता है, इसलिए ये बच्चा यहां से जिंदा पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये इसने पहचाना ना डी एंटीजन, तुरंत जैसे ही पहचानने के बाद यहां पर लड़की के, मतलब मां के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है। और किसके अगेंस्ट? डी एंटीजन के। तो ये लड़की का इम्यून सिस्टम सोचता है कि भाई आज तो आ गया ये पार्टिकल, आज आ गया, आज तो मैंने इसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं थी। लेकिन अब फिर कभी आ गया तो भाई मेरे को एंटीबॉडी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो इस लड़की के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और किसके खिलाफ? डी एंटीजन के खिलाफ। और अगेन अगर ये लड़की प्रेग्नेंट हुई और दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा अगर पॉजिटिव आ गया बेटा, तो इस बार पॉजिटिव आया मतलब डी एंटीजन आया, तो तुरंत इस डी एंटीजन को पहचानेगा लड़की का इम्यून सिस्टम। और बताओ डी एंटीजन किसके ऊपर होते हैं? कल ही बताकर गई थी, आरबीसी के ऊपर होते हैं। तुरंत लड़की का इम्यून सिस्टम इस आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई डी एंटीजन लाने की, और तुरंत ये एंटीबॉडीज इस आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगी और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, आरबीसी को डैमेज कर देंगी, और इस बच्चे में आरबीसी की कमी हो जाएगी। और ये बात अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब खून की कमी, और इस बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाएगा, इसे एनीमिया हो जाएगा, और इतनी खून की कमी हो जाएगी कि ना आरबीसी बनी तो ना ऑक्सीजन जाएगा इस बच्चे के अंदर, और इस बच्चे की या तो हो सकता है मां के पेट में ही डेथ हो जाएगी, या प्री मैच्योर बेबी हो जाएगा, या इस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे की या मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाएगा। इस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हो गया? नहीं समझ में आया? आओ यहां पर एक बार फिर समझाते हैं और सबके डाउट खत्म करते हैं। क्या क्या मैंने कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाती है, सेम ब्लड ग्रुप में, तो RH नेगेटिव वाली लड़की के शरीर में डी एंटीजन है नहीं, पॉजिटिव में तो डी एंटीजन है, पापा में तो है, मतलब लड़के में तो है। अब इनका पहला बेबी हुआ तो फर्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव चला गया तो पहले बेबी में भी डी एंटीजन आया, और इस डी एंटीजन को पहचाना मां के इम्यून सिस्टम ने, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाया क्योंकि सिर्फ पहचाना। पहली बार देखा ये कौन सी बला आ गई, जैसे कोरोना को हमने देखा ये कौन सी बला आ गई। लेकिन जब वैक्सीन बन जाएगी कोरोना की तो कितनी बार कोरोना आए कोई खतरा ही नहीं है ना। कितनी भी बार कोरोना आए, वैक्सीन लग गई मेरे को, मैंने वैक्सीन लगा ली, कितनी बार कोरोना आए मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज है। तो ऐसे ही अगर फर्स्ट बेबी पॉजिटिव गया तो मां के शरीर ने इस डी एंटीजन को पहचाना सिर्फ, और पहचान के छोड़ दिया कि अगली बार आया ना, इस बार तो छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, अगली बार आया तो खैर नहीं है तुम्हारी। अब अगर हुआ तो यहां से इस बच्चे पर अटैक नहीं किया इम्यून सिस्टम ने, क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं थी डी एंटीजन के अगेंस्ट। हर एक वायरस, हर एक
फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ अलग टाइप की एंटीजन होती हैं। जैसे कोरोना वाली IgG है, M है, D है, ये कोरोना वायरस को मारती हैं। तो ऐसे ही इसके खिलाफ अलग एंटीबॉडीज बननी चाहिए। तो ये बच्चा बेचारा यहाँ से जिंदा चला गया, पहले वाला थोड़ी बहुत खून की कमी हुई होगी, ठीक हो गया। लेकिन अब मान लो दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा लड़की अगेन प्रेग्नेंट हुई, पॉजिटिव आया। इस बार पॉजिटिव आते ही बच्चे में D एंटीजन आती, इस बच्चे की RBC की खैर नहीं, क्योंकि RBC के ऊपर क्या बना है, D एंटीजन। तो इस लड़की के अंदर, इस माँ के अंदर जो भी एंटीबॉडीज बनी थी वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगी और इसके एंटीजन मतलब इसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बच्चे में RBC की कमी, खून की कमी, और बच्चा मर जाता है। ऐसे अब एक बच्चे का डाउट था कि मैम अगर लड़की पॉजिटिव हो तो क्या दिक्कत होती है? बेटा लड़की पॉजिटिव है, लड़का पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लड़की पॉजिटिव होगी तो लड़की के शरीर में भी क्या है, D एंटीजन है। और D एंटीजन, भाई मेरे शरीर के अंदर D एंटीजन है और मैं अपने D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाऊंगी। मैं पागल हूं क्या? मेरा इम्यून सिस्टम पागल तो है नहीं कि मेरे अपने D एंटीजन के खिलाफ मैं एंटीबॉडीज बनाने लग जाऊंगी। तो फर्क क्या पड़ा? जब मेरे बॉडी में D एंटीजन है ना, तो बाहर से कितने D एंटीजन आ जाए, मेरे लिए वो फॉरेन पार्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद भी तो लेकर घूम रही हूं उसे। इसलिए लड़की पॉजिटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लड़का दोनों पॉजिटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लड़की पॉजिटिव है, लड़का नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत तभी आती बेटा जब RH नेगेटिव लड़की हो और RH पॉजिटिव लड़का हो, है ना? RH पॉजिटिव लड़का हो तब होगा ऐसा। अब ना हर बीमारी का इलाज है, बस कोरोना का नहीं है। इसका भी इलाज आ गया, एक ना ड्रग दी जाती है, एंटी D ड्रग। एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। D का मतलब क्या है, D एंटीजन। और ड्रग का मतलब क्या है, हैवी डोज। अगर सही समय पर यह बीमारी का पता लग जाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर एक ड्रग देता है, एंटी D ड्रग। किसको देगा? मां के इम्यून सिस्टम को, ताकि मां के इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनी थी और ये ड्रग जाके ये जो हथियार पैदा हुए थे ना, एंटीबॉडी जो अटैक करने के लिए तैयार हैं, वो ये एंटी D ड्रग आके इन एंटीबॉडीज को खत्म कर देगा। माँ के इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनी हैं उसको जाकर खत्म कर देगा। और जब माँ के बॉडी में एंटीबॉडीज है ही नहीं तो बच्चे पे अटैक नहीं होगा और वो बच्चा जिंदा रह जाएगा। ये बीमारी जाती है एंटी D ड्रग, ये दवाई दी जाती है। ओके, तो याद रखिएगा, जब लड़का नेगेटिव हो तो मतलब लड़की क्या हो फिर, ये बताओ हरिंदर चौधरी, पूरी बात बोलो। लड़का नेगेटिव, आप ये कहना चाह रहे, लड़की पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लड़की पॉजिटिव हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जब लड़की नेगेटिव होती है तब दिक्कत आती है, ये मान लो। और कब दिक्कत आएगी? जब लड़की नेगेटिव और लड़का पॉजिटिव, ज्यादा दिक्कत आती है ना। और सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए आज घर जाकर अपने अपने वाले से और अपने अपनी वाली से अपना अपना ब्लड ग्रुप जान ले कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है मोहतरमा या जनाब, आपका ब्लड ग्रुप क्या है बता दे, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। एंटीजन, कुंदन कह रहे हैं एंटीजन कौन से एलिमेंट से बना होता है? कुंदन, मुझे लगता है आप कल की क्लास में नहीं आए थे और मैं कल की क्लास रिपीट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल की क्लास जाइए, देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये बीमारी किसको प्रभावित करती है? RBC को। और कब पैदा होती है? जब माँ नेगेटिव है, पापा पॉजिटिव है, तब होती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब सिर्फ आपकी एक लास्ट चीज बची है यहां पर पढ़ानी, वो ये है कि 2 और ब्लड ग्रुप हैं। एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो नोट कर लेना। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे ये कहा है कि मैम इसको नोट कैसे करें। लो बेटा बता देती हूँ कैसे नोट करें, सुनिए ध्यान से। जब किसी RH नेगेटिव वाली फीमेल की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाती है और उनके द्वारा पैदा हुए पहले बच्चा पॉजिटिव निकलता है, तो उस बच्चे में पॉजिटिव है तो वो D एंटीजन है, और D एंटीजन है तो उस D एंटीजन के खिलाफ माँ के बॉडी में, उस लड़की की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। लेकिन पहली बारी में सिर्फ D एंटीजन को पहचानता है उस माँ का इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडीज बनाता नहीं है। सिर्फ पहचानेगा कि ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल है, इसलिए उसके पास एंटीबॉडीज नहीं है अटैक करवाने के लिए, तो वो बच्चा सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगेन वो लड़की जब प्रेग्नेंट होती है और अगर उस लड़की की बॉडी में वापस D एंटीजन आया, मतलब बच्चा पॉजिटिव हुआ, तो लड़की की बॉडी में पहले से ही D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हुई होती है, वो एंटीबॉडीज अटैक करती हैं बच्चे के
आरबीसी के ऊपर, क्योंकि एंटीजन्स कहाँ होती हैं? आरबीसी के ऊपर। तो डी एंटीजन भी कहाँ होगा? आरबीसी के ऊपर। और लड़की का इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी तुरंत आएगा हजारों करोड़ों की संख्या में और तुरंत अटैक कर जाएगा उस बच्चे के आरबीसी के ऊपर, अगर सही समय में पता नहीं चला तो। ये लो ऐसे लिख लेना, कैसी बात करते हो? मैम मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मेरे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? प्लीज आंसर मी। ओ में क्या है हकीम सिंह? अब ओ है तो ओ का बेटा तुम ये बताओ सारे बच्चों का क्या है तो मैं बता पाऊंगी, है? चलो तो मैं बता पाऊंगी फिर भी। चलिए अब एक लास्ट चीज बची है इस चैप्टर में बेटा, एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सुना है कभी ऐसा? मैम बच्चे को थैलेसेमिया हो गया, होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को थैलेसेमिया होता है, खून उसका बार बार चेंज होता रहेगा, खून उसे चढ़ता रहेगा हर वीक में, यही इलाज है थैलेसेमिया वालों का। सुनिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसी का एक नाम होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। इसका नाम सुना है कभी आपने कि इंडिया में एक नया सा ब्लड ग्रुप है जिसको गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलते हैं? गोल्डन ब्लड ग्रुप, हिंदी में सुनहरा रुधिर समूह है। एक सुनहरा मतलब हल्का सा ना खून उसका ना ऐसे थोड़ा सा लाइट, मतलब गोल्ड होता है ना सोना, उसके जैसा दिखता है। एग्जैक्ट तो वैसा नहीं दिखता है लेकिन वैसा सा दिखता है, ऐसा कहा जाता है। और एक और भी इंडिया में नया तो क्या पुराने हो गए अब तो ये बहुत, लेकिन इनसे हटकर एबीओ सिस्टम से हटकर एक और भी है INRA, इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा ब्लड ग्रुप, ये 2 और ब्लड ग्रुप है इंडिया में। देखो ये तो बता दिया है मैंने, ABO, इनके अलावा भी कुछ हटके ब्लड ग्रुप हैं इंडिया में। आ जाते हैं भाई अलग अलग जीन कहाँ कहाँ से आकर वो इनहेरिटेड होते रहते हैं और नए नए ब्लड ग्रुप पैदा होते रहते हैं। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या था, ऐसा कहा गया था कि 1952 में इसकी खोज हो गई थी, है ना। 1952 में एक बार मुंबई में एक लड़की थी, वो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गई। जब ब्लड ग्रुप चेक कराने गई तो कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये ब्लड ग्रुप क्या नाम दूं मैं। ना ए एंटीजन दिखा, ना बी एंटीजन दिखा, ना AB दिखा, और कुछ ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई कुछ एंटीजन हैं कि कुछ नहीं है। उस टाइम के लिए समझ में नहीं आ रहा था। तो ना डॉक्टरों को जब समझ में नहीं आया तो डॉक्टर ने उसके खून का सैंपल लैब में रख दिया होगा या साइंटिस्ट लोगों के पास पहुंचाया होगा। और इस पे जो सबसे ज्यादा वर्क किया वो थे YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट। YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा काम किया इस ब्लड ग्रुप पे। और जब काम किया ना तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो ऐसा लगा कि इस लड़की का जो आरबीसी है, भाई ये बताओ एंटीजन किस पे होते हैं? आरबीसी पर। और जिस टाइप का एंटीजन होता है वही क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। तो इस लड़की का ब्लड में से क्या निकाला होगा? आरबीसी निकाला होगा। और इस लड़की के ब्लड में से आरबीसी निकालकर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आया कि कोई एंटीजन है नहीं है, लेकिन एंटीजन तो होंगे भाई, तभी तो कोई ना कोई तो ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन्स बेटा एक बता दूं, हमारे बॉडी की हर एक सेल पे एंटीजन होते हैं, ऐसा कोई सेल नहीं जिसपे एंटीजन नहीं है। आरबीसी पर भी होते हैं, लेकिन आरबीसी वाले आपको क्या बताएंगे? आरबीसी वाले आपको आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया कि कोई एंटीजन ही नहीं है, ये तो ओ ब्लड ग्रुप बन गया। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, ये तो अलग ही है, ये तो कुछ अलग ही है। बाद में धीरे 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 पता लगने लगा तो कुछ अलग ही टाइप के एंटीजन्स दिखे, तो यहां से नाम निकल के आया एक नया H एंटीजन। H एंटीजन, फिर इस H एंटीजन के ऊपर काम हुआ। तो H एंटीजन के ऊपर काम हुआ तो ऐसा पता लगाया गया कि हर एक शरीर में, हमारे बॉडी में जितनी भी आरबीसीज हैं उन पर H एंटीजन होता है। लेकिन फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां बताई कि इतने दिन एंटीजन कहाँ गया था ये H एंटीजन, आज अचानक से कैसे दिख रहा है ये एंटीजन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी थ्योरियां आई। तो इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपको ये बात बताना लगाना है, आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि इसकी खोज सबसे पहले 1952 में मुंबई में हुई थी। इसी को गोल्डन ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और इसके अंदर पहले तो कहा था कि कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके बाद पता लगा कि यहाँ पर एक नया सा एंटीजन है, H एंटीजन। और ऐसे ऐसे करते करते बहुत बार बहुत आगे से आगे रिसर्च चलती गई। इनफैक्ट आज तक रिसर्च चल रही है कि ये ब्लड ग्रुप कहाँ से इनहेरिटेंट हुआ था, कहाँ से आया था ये। लेकिन बाद में ये पता लगा कि यहाँ पर कोई एक अलग ही टाइप का एंटीजन है और इसका नाम रखा था HH एंटीजन, डबल H। कहीं कहीं बुक्स में ना H एंटीजन लिखा हुआ मिलेगा। और इसी ब्लड ग्रुप से यहाँ से इनका नाम पड़ा था क्या? H ब्लड ग्रुप। इसी को H ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को H ब्लड ग्रुप। फिर
धीरे धीरे पता लगा कि 72 लोगों में, इंडिया में ऐसे 72 लोग हैं जिनके अंदर ये ब्लड ग्रुप है। लेकिन अब तो ये पता लग रहा है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें ऐसे लोग पाए गए हैं जिनमें गोल्डन ब्लड ग्रुप है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ बंदे मिले जिनमें गोल्डन ब्लड ग्रुप है। तो ये इस पर रिसर्च चल रही है, ज़्यादा बोलना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ पता नहीं लगा कहाँ से क्या आया है तो हम क्या बता सकते हैं। तो अभी तक इस पर काम चलता आ रहा है, काम कर रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, लेकिन रिसर्च ऐसा तो है नहीं कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। आपको जो याद रखना वो याद रखना है कि 1952 में सबसे पहला केस मिला था इंडिया में। कहाँ पर? तो मुंबई में। जो वैज्ञानिक हैं वो वाई.एम. भेंडे हैं इस पे जो काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया था उस टाइम पर 72 लोगों में एक साथ मिला था ये। और इसमें ये कहा गया था कि पहले तो कोई एंटीजन है ही नहीं, बाद में पता लगा कि यहाँ पर H एंटीजन है और इसको HH एंटीजन या H ब्लड ग्रुप या HH ब्लड ग्रुप का नाम दिया यहां से। और बस एक बात याद रखनी है कि ये ब्लड ग्रुप काम करता है O ब्लड ग्रुप की तरह। ऐसा कहा गया कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना वो काम करता है O ब्लड ग्रुप की तरह, O ब्लड ग्रुप की तरह। और O ब्लड ग्रुप की मतलब क्या है कि इस इंसान का, जिस इंसान का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये इंसान ब्लड तो सबको डोनेट कर सकते हैं, ABO सिस्टम वाले को भी कर सकते हैं। दे कैन डोनेट ब्लड टू ऑल, दे कैन डोनेट ब्लड टू ऑल। ये सबको खून दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि बेटा ना तो A एंटीजन है, ना B है, ना AB है, तो किसी को भी दे लो। ये H एंटीजन हैं भी नहीं है, कुछ रिसर्च चल रही है, कुछ पता नहीं लग रहा है, तो इसलिए खून सबको दे सकते हैं। लेकिन जब ये खून लेंगे ना बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले, ये सिर्फ उसी से लेंगे जिसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसी से ही खून लेंगे, है ना। तो ये बात याद रखना कि ये ब्लड ग्रुप है वो किसकी तरह काम करता है? O ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, O ब्लड ग्रुप या O नेगेटिव की तरह काम करता है। कभी आ जाए पूछ ले तो ये बता देना। और ऐसे ही एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई गुजरात में, गुजरात के सूरत में। ऐसे ही जब एक इंसान अपना ब्लड का सैंपल देकर आया ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए, तो गुजरात के सूरत में ऐसा देखा गया कि यार अजीब ही टाइप का बवाला है। हाँ, अजीब ही टाइप का है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगेन यही साइंटिस्ट इसी पर भी काम कर रहे हैं, वाई.एम. भेंडे, इन्होंने भी काम किया और पता लगा कि यार ये ब्लड ग्रुप, मान लो इसकी आरबीसी ऐसी है, ये आरबीसी के ऊपर भी कुछ एंटीजन पहले दिखे नहीं, फिर अचानक से कुछ एंटीजन दिखने लग गए। लेकिन ये एंटीजन पहले तो ऐसा बोला था कि इंदिरा ब्लड ग्रुप भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप जैसा है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, इसके ऊपर जो एंटीजन तो हैं लेकिन ये एंटीजन इससे नहीं मिल रहे हैं। अगर इससे मिलते तो हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही नाम देते। तो यहां पर भी कुछ H सिस्टम का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है। और इसके ये इंडिया में 7 ही लोगों में है, ऐसे सुनने में आता है कि इंडिया में 7 लोगों में ये है। पता नहीं अभी कहाँ से जीन आए हैं, क्या जेनेटिक्स है इसके पीछे की, कुछ रिसर्च नहीं है। आप नेट पे सर्च कर लेना, ये मिलेगा आपको। लेकिन इनके लिए भी ये पता लग गया, इंदिरा ब्लड ग्रुप वालों के लिए भी ऐसा बोला गया बच्चों कि ये भी काम करता है O ब्लड ग्रुप की तरह। मतलब ये इंसान भी खून सबको दे सकते हैं, लेकिन जब लेंगे तो O वाले से ही लेंगे। और जिस कंट्री में, ये हमारे कंट्री की बात है, आयन फॉर इंडिया होता है, इंडिया, आयन फॉर इंडिया, और आरे है ना, उस इंसान के नाम के शब्द हैं पहले जिस इंसान के अंदर इसकी खोज हुई थी, जैसे राजेश, रमेश, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ऐसा कहा जाता है इंडिया में ही है, कहीं और मिला ही नहीं। लेकिन इसके केस तो चाइना में, कजाकिस्तान में, सब में मिलने लग गई है केस, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारे 2 ब्लड ग्रुप हैं, ये कुछ हटके ब्लड ग्रुप हैं, ये कुछ हटके ब्लड ग्रुप हैं। इनको कहा जाता है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। ये बेटा बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट हैं, मतलब ये ABO सिस्टम से अलग हैं, ये ABO सिस्टम से अलग हैं, ABO में नहीं आएंगे। और जिस कंट्री में जो भी ब्लड ग्रुप अलग निकलता है, जैसे इंडिया में ये निकले, पाकिस्तान में कुछ और आ गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और आ गए होंगे, ऐसे आ गए होंगे। और इन सारे ब्लड ग्रुप को एक जगह रखकर WHO
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस पे काम करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा रखता है कि आप इस पे काम करो, रिसर्च करो कहाँ से आया है। जैसे अभी WHO के कितने सारे साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे हर कंट्री के अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं जो बहुत ही रेयर, बहुत गिने चुने लोगों में होते हैं। उनको एक साथ रखकर ऐसा कहा जाता है कि ये सारे ब्लड ग्रुप होते हैं कोलिटोल। इनको नाम दिया जाता है कोलिटोल। कोलिटोल का मतलब है जितने भी सारे कंट्रीज में अलग से यूनिक से कुछ एक दो केसेस आते हैं ब्लड ग्रुप के, उससे हटके जो ब्लड ग्रुप निकलते हैं उनको एक साथ रखकर कोलिटोल नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आप नोट करेंगे, ठीक है। ऐसे यहां से क्वेश्चन आता है। बस आपको कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि इंडिया में जो अलग से ब्लड ग्रुप है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है एंड वो इंदिरा ब्लड ग्रुप भी है। ये बात नोट रखना। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिया वाला ऐसा कहा जाता है सिर्फ इंडिया में है, जबकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा कहा जाता है कि और भी अलग अलग कंट्रीज में मिला है। लेकिन वहां पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो नाम रखेंगे नहीं, क्योंकि बॉम्बे तो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में तो है नहीं, तो वो कुछ और नाम दे रहे हैं उसको। तो इन सबको एक साथ रखकर कोलिटोल का नाम दिया जाता है। हाँ, ये लोग खून आपस में एक दूसरे से लेंगे। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले हैं वो अपने ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से खून लेंगे, इंदिरा वाले इंदिरा वाले से ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को इंदिरा का खून चढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस पे सब कुछ रिसर्च चल रही है कि कहाँ से इनहेरिटेंट हुए हैं, इनके जीन क्या रहे होंगे, किससे आया होगा, कहाँ से इनमें H एंटीजन है भी कि नहीं है, कौन सा एंटीजन है, तो वो एंटीजन कैसे काम कर रहा है, ये सब इन पे रिसर्च चल रही है। लेकिन यूपीएससी वगैरह यहां से क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी। तो ये कोलिटोल नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ब्लड वाला चैप्टर यहां पर खत्म होता है। यहां पर आपका ब्लड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैंने सब करवा दिया। सब का मतलब मैंने आपको क्या क्या करवा दिया बेटा? मैंने इतना करवा दिया, देखो मैम इसमें एंटीबॉडीज नहीं है। बेटा मैं कैसे कह दूं कि इसमें एंटीबॉडीज है नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगी, है ना। तो अब आपको मैंने ब्लड में क्या क्या पढ़ाया, ब्लड होता क्या है, कहाँ बनता है, कौन कौन से उसके अंदर, फिर प्लाज्मा पढ़ाया, फिर मैंने आरबीसी पढ़ाई। आरबीसी पढ़ो ढंग से बैठ के, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। फिर डब्ल्यूबीसी का आकार इरेगुलर होता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ाया। फिर ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम किसने खोज की, आरएच एंटीजन में आरएच ग्रुप किस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, डी को, कौन किससे खून ले सकता है, कौन को उसके खून ले सकता है, ऐसे ऐसे मैंने सारी बातें पढ़ा दी आपको। अब आप सबको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है और आप किस किस से खून ले सकते हो, किसको खून आप दे सकते हो, ये बता दिया मैंने। इसके बाद मैंने ये आपका कि अगर मम्मी का ए हुआ, पापा का बी हुआ, तो बेबी का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है ना। तो ये सब मैंने आपको खत्म कर दिया है। अब आपका काम है इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाना। और कोई अगर एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, आस्क, जितने ज्यादा पूछोगे इतने मैं आपको बताऊंगी, है ना। जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मैम यूनिवर्सल डोनर, हाँ वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है अभिषेक, यही तो मैंने बताया। मैंने ओ पॉजिटिव बताया ही नहीं। पॉजिटिव है लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए है, लेकिन नेगेटिव्स तो नेगेटिव सबके लिए है। ठीक है, चलो हो गए। अब बस आज की क्लास यहीं तक है, तुम लोग मजे करो। अब एक नई क्लास में एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है बेटा? ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में टोटल 55 से भी ऊपर सिस्टम है। जैसे एक सिस्टम था एबीओ सिस्टम, ऐसे एक एचएस सिस्टम बना दिया, ऐसे अलग अलग सिस्टम है। 55 से भी ऊपर सिस्टम है। किसी सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, तो आप काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट नहीं कर सकते। न्यू चैप्टर कौन सा होगा वो कल की क्लास में देखेंगे। आज इतनी